Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of May 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is a good life should always be made, not to be waited for. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Airlines lose pricing freedom for 3 months. जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट ने एविएशन इंडस्ट्री को परमिट कर दिया है कि वो 25 मई से अपना ऑपरेशन रिज्यूम कर सकती है अप टू देयर 30% कैपेसिटी। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने प्राइस कैपिंग भी लगा दिया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट सोच रही थी कि जो एविएशन जब से भी स्टार्ट हो तो उस पर टैरिफ पे कैपिंग लगा दी जाए जिससे कि कस्टमर्स और एविएशन इंडस्ट्री दोनों को ही नुकसान ना हो सके। तो ऐसा पहली बार हुआ है आफ्टर डी रेगुलेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। टी रेगुलेशन कब हुआ था एविएशन इंडस्ट्री का? 1994 में। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि गवर्नमेंट ने टैरिफ पर कैपिंग लगाई है बिकॉज दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम कोई कैपिंग नहीं लगा रहे, कोई रेगुलेशन नहीं कर रहे प्राइजेस पर और फेयर पर, बट इट्स अ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन और इसलिए इस सिचुएशन में कुछ जो गाइडलाइंस हैं उसको इंश्योर करना ज़रूरी है, कुछ मेजर्स हैं उनको इंश्योर करना ज़रूरी है जिससे कि कस्टमर को और एविएशन इंडस्ट्री दोनों को ही नुकसान ना हो। अगर हम बात करें कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया रखा तो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। सो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने बेसिकली टाइम फ्रेम को जो जर्नी का टाइम है उसको यूटिलाइज़ किया, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट्स जो है उसको यूटिलाइज़ किया है इन ऑर्डर टू मेक द डिफरेंट स्लैब्स। और गवर्नमेंट ने 7 स्लैब बनाए हैं और हर एक स्लैब में एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया हुआ है। 40 मिनट से लेकर के 3 आवर्स तक की जितनी भी फ़्लाइट्स है उसको उसमें 7 स्लैब्स बनाए गए हैं। और हर स्लैब में गवर्नमेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम प्राइस है वो फिक्स किया है और जो मैक्सिमम प्राइस है वो फिक्स किया है। 2000 जैसे अगर अप टू 40 मिनट्स की कोई फ़्लाइट है जैसे फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली तो उसमें आप 2000 मिनिमम प्राइस और 6000 जो आपके मैक्सिमम प्राइस है, उससे ज़्यादा आप 6000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। स्टूडेंट प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड दैट दीज आर द फेयर प्राइजेस एक्सक्लूडेड ऑल टैक्सेस। जितने भी टैक्स जो हमारे लगते हैं वो टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है। इट इज़ ओनली फेयर प्राइजेस। तो गवर्नमेंट ने 7 स्लैब प्रपोज्ड किए हैं और जिससे कि प्राइस को रेगुलेट किया जा सके। अच्छा, अब ये अगर आप स्लैब्स देखना चाहें तो आपको स्लैब्स बहुत जगह मिल जाएंगे। दिल्ली मुंबई रूट्स में मैक्सिमम जो स्लैब रखा है वो 10,000 का रखा है और जो एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि जो उनको अपने 40% सीट्स हैं वो अपने उनको मिनिमम प्राइस पे ही जो मिनिमम स्लैब है उस पर सेल करने हैं और या मीडियम पर सेल करने हैं। मीडियम मतलब मिडिल। अगर जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि 2000 जो है वो मिनिमम है, 6000 जो है वो मैक्सिमम है। तो 4000 तक की जो 4000 इसका मीडियन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4000। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो 40% जो सीट्स हैं वो आपको मीडियन प्राइस पे सेल करनी है। इसके अलावा आप मैक्सिमम प्राइस कोट कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी ताकि वो जो अफोर्डेबल रहे। जो एक ऐसा सेक्शन है जो अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा प्राइस तो या ज़्यादा फेयर जो फेयर के रेट ज़्यादा हाई हो तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा एविएशन को और हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या किसी अर्जेंसी में हो। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज भी रखा है कि आपको 40% जो अपनी सीट्स हैं वो मीडियन प्राइस पर पहले सेल करनी होगी। अगर आपको पता हो तो ऐसा गवर्नमेंट क्लॉज पहले भी रख चुकी है एविएशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर के। किस स्कीम में? उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम जो थी उसमें गवर्नमेंट ने इस तरह के प्रोविजंस रखे थे। हालांकि अब क्योंकि उड़ान स्कीम का यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही तो हम इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये जो फेयर प्राइजेस हैं वो बेसिकली आपको हर न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील और ये एज अ बिजनेसमैन हमें या इन्वेस्टर हमें इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो फेयर कैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने लगाई है ये क्यों लगाई है, अगर नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम आती। तो अगर हम बात करें कि अगर नहीं लगाते गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने फेयर फिक्सेशन नहीं किया होता तो क्या सिचुएशन जनरेट हो सकती थी।
ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट ने फेयर प्राइस नहीं किया होता, जो पेंट डिमांड है, पेंटेड डिमांड है, पेंट डिमांड, क्योंकि ऐसी डिमांड जो बहुत टाइम से सप्रेस थी, क्योंकि जब से कोविड-19 इंड्यूस लॉकडाउन हुआ है, इकोनॉमिक लॉकडाउन, तो एक भी फ्लाइट जो है वो नहीं चली है। तो बहुत जो डिमांड, जो दबी हुई डिमांड इसको बोलते हैं, पेंट अप डिमांड जो है वो बहुत टाइम से बढ़ रही है, और सडनली अगर एविएशन इंडस्ट्री ओपन होती है तो हो सकता है जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाएं। एविएशन इंडस्ट्री इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस को हाई कर सकती है, क्योंकि डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी होती है एविएशन में, जिसकी वजह से जो एक आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसके लिए ये सर्विस अफोर्डेबल नहीं होगी। इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्विटी एंड द प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट ने ये फेयर कैपिंग लगाई। इंडस्ट्री को क्या इससे नुकसान हो सकता था अगर फेयर कैपिंग ना लगाते, फेयर फिक्सेशन ना करती गवर्नमेंट? इंडस्ट्री को ये नुकसान हो सकता था कि कुछ ऐसी कंपनीज आपस में मिलकर, या इवन अ सिंगल कंपनी भी आपस में एक बोलते हैं पेनिट्रेटिव प्राइसिंग को यूज़ करके या कार्टेल बना करके अदर इंडस्ट्री, जो अदर कंपनीज हैं, उनको मार्केट से आउट कर सकती थी। जैसे कि कोई इंडिगो है, इंडिगो ने अपने फेयर प्राइसिंग जो है वो बहुत लो कर दी, जैसे कि जो मैक्सिमम जो एयर ट्रैफिक है वो इंडिगो की तरफ मूव कर गया, और जो अदर जो कंपनीज थी उनके पास इतना एयर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो इस तरह की कार्टेल फॉर्मेशन हो गया, या पेनिट्रेटिव प्राइसिंग या प्रेडेटरी प्राइसिंग, इसको भी अवॉइड करने के लिए प्राइस फिक्सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी कंडीशन थी, जिसको गवर्नमेंट ने फॉलो किया। गवर्नमेंट ने कहा है कि 30% फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगी, हर कंपनी की फुल ऑपरेशनल की जो परमिशन है वो नहीं मिली है। हर एविएशन कंपनी को, हर एयरलाइन को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें नो फिजिकल चेक इन, फेस मास्क और सारे सैनिटाइज़र, नो न्यूज़पेपर, नो बैगेज इन द केबिन, और इस सब चीज़ों के जो प्रोविजंस हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। लेबर मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स टू स्टेट ऑर्डिनेंस प्लान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्री बंद रही हैं, और हमने पिछले न्यूज़ डिस्कशन में भी डिस्कस किया है कि इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट देने के, इम्पटस देने के लिए कि वो प्रॉपर से रिज्यूम हो और उसी स्पीड से नॉर्मलाइज कंडीशंस में जैसे ऑपरेट करती थी उसी स्पीड से ऑपरेट करें, जो मैक्सिमम जो हर्डल्स हैं उनके पास, उन हर्डल्स को रिमूव किया जा सके, जिसमें लेबर शॉर्टेज जो था वो वन ऑफ द बिग हर्डल्स था। तो बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट थी, जैसे यूपी हो गई, एमपी हो गए, गुजरात हो गए, पंजाब हो गए, इन सब ने अपने खुद के डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए बहुत सारे लेबर लॉज में अमेंडमेंट किया है, जिसको अभी फ़िलहाल के लिए लेबर मिनिस्ट्री जो है वो अच्छा नहीं मान रही है, या उससे सहमत नहीं है, या उससे एग्री नहीं है। डिसएग्रीमेंट कैन ईजिली बी सीन बिटवीन द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने लेबर लॉ को मॉडिफाई कर सकती है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर यूनियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने लेबर लॉज को मॉडिफाई करना चाह रही है? आपको याद होगा, मैंने बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में जो लेबर है दैट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब बोथ स्टेट एंड यूनियन जॉइंटली हैव अ जुरिडिक्शन ऑन लेबर, मतलब दोनों स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके लेबर लॉज को बनाती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लेबर लॉ लाया है या किसी लेबर लॉ में अमेंडमेंट लाया है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर से अप्रूवल लेना होता है। जब गवर्नर अप्रूव कर देता है, देन इट गोज फॉर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट मतलब सीधी सी बात है, यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है अप्रूवल के लिए। और अगर यूनियन गवर्नमेंट ना चाहे कि वो उसको अप्रूवल ना देना चाहे, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उस अमेंडमेंट को अप्लाई नहीं कर सकती है। तो जो भी ऑर्डिनेंस रूट स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है कि ऑर्डिनेंस इशू कर दिया रादर देन गोइंग फॉर अमेंडमेंट्स, और वो ऑर्डिनेंस किसी स्टेट ने 3 महीने के लिए अप्लाई किए, इन्वोक किए, किसी ने 1 साल के लिए इन्वोक किया, किसी ने 3 साल के लिए भी इन्वोक कर दिया कि 3 इयर्स तक की कुछ लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है। तो जो हमारी यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है, उसने कहा है दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट लेबर लॉज, एक्चुअली इट इज़ अबाउट लेबर राइट। आप लेबर लॉ को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, यू आर सस्पेंडिंग द लेबर राइट्स, एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल।
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐसे किसी के भी राइट्स को ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल कोई ऐसा स्टेटमेंट यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है, बट उसके ऑफिशियल्स ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ में ऐसा पब्लिश हुआ। ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। तो इस बात को लेकर के ऐसे बहुत सारे कवायद लगाई जा रही है कि प्रोबेबली या हो सकता है कि जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो एमपी हो, उन्होंने जो भी लेबर लॉ सस्पेंशन किया है ऑर्डिनेंस इन्वोक करके, अपनी गवर्नर की स्पेशल पावर को यूज़ करके, सेंटर गवर्नमेंट उन सबको क्वैश कर दे या नल एंड वॉइड कर दे या अप्रूवल ना दे स्टेट गवर्नमेंट। इस चीज़ के बहुत सारे चांसेस, हालांकि अभी भी लेबर मिनिस्ट्री के साथ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारे ऑर्डिनेंस पे जो प्रेसिडेंट का अप्रूवल है वो आफ्टर सर्टेन टाइम या कुछ दिनों के बाद, जब सेंटर यूनियन गवर्नमेंट मूव ओवर करेगी, थिंक करेगी, उसके बाद अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, ये कुछ टाइम बाद डिसाइड होगा। तो अभी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अभी के लिए जो अपना लेबर लॉ सस्पेंड किया है वो आगे एक्चुअली अप्रूव होगा कि नहीं होगा ये देखना बाकी है। जो अगर देखा जाए तो यूपी में जो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो बेसिकली चेंजेस किए हैं या जो सस्पेंशन किया है वो सबसे वर्स्ट है। उसने 3 साल के लिए बहुत सारे मेजर लॉज को अबेंडमेंट कर दिया है, उनका सस्पेंशन कर दिया है और उनको रोक दिया है, सिर्फ सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर के। बाकी जितने भी सारे प्रोविजंस थे यूपी गवर्नमेंट ने सबको सस्पेंड कर दिया, सारे लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो from an ethical point of view, it is not good because the worst affected section by this pandemic is migrant labor. On the other hand, state government rather providing support to those laborers, उनके और आप rights छीन रहे हैं या उनको और worst condition में डाल रहे हैं, inhuman condition में, जिससे कि आगे जाकर के उनके सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, उनके डेवलपमेंट को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है स्टेट के इन सारे ऑर्डिनेंस में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1, गवर्नमेंट स्पीड अप ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस पैंडेमिक सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया है। गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने इस पैंडेमिक सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया है बहुत सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव रिफॉर्म्स को लाने के लिए। अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में वो रिफॉर्म्स लाए जाते तो हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट को अपोजिशन से या स्टेट गवर्नमेंट से वो सपोर्ट नहीं मिलता, या हो सकता है कि अपोजिशन और स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सारे रिफॉर्म्स नहीं ला पाती। तो इसी सिचुएशन को टैप करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड, लेबर लॉ, लिक्विडिटी से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए हैं। और इसी लाइन में गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि जो ड्रग अप्रूवल का प्रोसेस है इंडिया में वो बहुत डिले है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर दिस पर्पज ऑन फ्राइडे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करी जिसमें उसने ड्रग अप्रूवल प्रोसेस को डिस्कस किया कि इंडिया में जो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है कितना टाइम लेती है और एक्चुअली में अदर कंट्रीज़ में कितना टाइम लेती है। ऐसा बोला था कि इंडिया में ड्रग अप्रूवल प्रोसेस जो है वो लेंदी है। तो मिनिस्ट्री जो कह रही है उसका अपना ये पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को भी इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्पीड अप द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ये पैंडेमिक की सिचुएशन है और इस समय हमें बहुत सारी जो अगर बोलें ड्रग्स की ज़रूरत है, चाहे वो रेमडेसिविर हो या अदर इन्फ्लुएंजा या रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो हो, इबोला ड्रग हो चाहे इन्फ्लुएंजा वाले ड्रग्स हो। आप सबको पता है कि नाम इस समय सच एज फेविपिराविर, रेमडेसिविर, HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो ये सब ड्रग्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। हम रेमडेसिविर की बात करें तो रेमडेसिविर को बहुत सारी कंट्रीज़ ने अप्रूवल भी दिया है एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट कि अगर कोई ड्रग किसी कंट्री में अप्रूव हो गई या उसके ड्रग कंट्रोलर ने उस पर्टिकुलर ड्रग को अप्रूव कर दिया है तो वही सेम ड्रग जो है, वही सेम कॉम्पोजिशन हम विदाउट एनी क्लिनिकल ट्रायल हम इंडिया में किसी और कंट्री में भी यूज़ कर लें। ऐसा नहीं होता। कोई भी ड्रग जब किसी भी कंट्री में जाती है, इवन वो हो सकता है दूसरे कंट्री में वो एक्सेप्टेबल हो या वो अप्रूव्ड ड्रग हो, अगर वो दूसरे कंट्री में जाएगी सेलिंग के लिए तो वहाँ पर भी उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। तो रेमडेसिविर अगर रेमडेसिविर को
को जापान या अमेरिका ने अप्रूव किया है एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, तो इंडिया उसको यूज़ करने से पहले इंडिया में भी उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। तो और जिस हिसाब से कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, उस सबको देखते देखते हुए रेमडेसिविर या फैविपिराविर जैसे जो ड्रग्स हैं उनको जल्दी अप्रूवल देने के लिए जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने कहा है ताकि जल्दी क्लिनिकल ट्रायल हो सके और इन ड्रग्स का जल्दी अप्रूवल हो सके, सो दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स कैन बी इंश्योर टू द कोविड-19 पेशेंट। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट बोला है कि एक कुछ सर्टेन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर वो रिफॉर्म्स आ जाते हैं तो इट विल बी गुड फॉर इंडिया, सो दैट इंडिया कैन इन फ्यूचर एज वेल गो फॉर अ रैपिड ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। अभी के लिए तो हमें ज़रूरत है ही, बट फ्यूचर के लिए भी हमें ज़रूरत होगी। अब अगर हम इस न्यूज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा। आपको पता होगा कि इंडिया जो है जेनेरिक ड्रग्स का हब है वर्ल्ड में। जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। अगर आपको याद हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ वन ऑफ द जेनेरिक ड्रग जिसमें 70% जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है। और इंडिया बहुत सारी ऐसी कॉस्टली ड्रग्स जो कॉस्टली ड्रग्स होती हैं वो इंडिया में बहुत सस्ते रेट में जेनेरिक ड्रग्स के नाम पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर हम अपनी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस को और स्पीड अप कर दें तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर आपने किसी भी जो अदर जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको कम कर दिया तो जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो अप्रूवल है ड्रग्स का, वो स्पीडी होगा, जिससे कि क्या होगा, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी प्रोडक्ट जो है वो और जल्दी जल्दी मार्केट में आएंगे और अवेलेबिलिटी जल्दी इंश्योर होगी कंज्यूमर्स को। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत मजबूत होगी। अगर हम बात करें फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ ड्रग अप्रूवल की इंडिया में कितना एक्चुअली ड्रग एप्लीकेशन और अप्रूवल को टाइम लगता है, इट इज़ 6 to 9 months। गवर्नमेंट इंडिया में 6 से 9 महीने लगते हैं किसी भी ड्रग के अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल को लेकर। इंडस्ट्री इज सीकिंग फास्टर एंड सिंपलर प्रोसेस अप्रूवल। गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग for a key committee in order to infuse the reforms in drug regulatory system। बहुत सारे सिर्फ अप्रूवल प्रोसेस को ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स को भी, प्राइसिंग सिस्टम को भी, इन सब को भी लेकर के गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स इंड्यूस करने वाली है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जिससे कि हमारी कंपनी भी, जो हमारी इंडस्ट्री वो भी बूस्ट करे और जो कंज्यूमर्स के पास जो हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उस तक भी दवा बहुत आसानी से पहुंच सके। विथ कोविड-19 क्राइसिस, नीड फॉर फास्टर मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ अ न्यू ड्रग हैज़ बिकम imperative। government is likely to consider reforms in clinical trial norms too। तो अभी हालांकि ऐसा कोई डिसीजन इस पर नहीं आया है, बट गवर्नमेंट इस पर पॉन्डर कर रही है। तो जल्दी ही हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के, ड्रग अप्रूवल रेगुलेटरी सिस्टम को लेकर के हो सकता है कोई मेजर रिफॉर्म देखने को मिले। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। इंडस्ट्री रेड फ्लैग सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। जैसा कि हम सभी को पता है, गवर्नमेंट ने आईबीसी कोड मीन्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कुछ बेसिक जो वो है वो अमेंडमेंट्स जो है फॉर अ टाइम बीइंग, जो रिफॉर्म्स जो है वो इंड्यूस करने, अगर हम रिफॉर्म्स नहीं कहेंगे उसको बोलेंगे कुछ क्लॉज को गवर्नमेंट ने फॉर अ टाइम बीइंग जो है वो सस्पेंड कर दिया है कुछ सेक्शन को, जैसे सेक्शन 10 जिसको गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं या जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, वो फिलहाल के लिए 1 साल तक के लिए वो आईबीसी कोड के तहत किसी भी कंपनी की रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट ने जो लिमिट थी 1 लाख की, कि 1 लाख जो इंसॉल्वेंसी की लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 1 करोड़ कर दिया है या 1 करोड़ कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुकी थी या इंसॉल्वेंसी की स्टेज पर आ गई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, वो अपने लोन्स का रीपेमेंट नहीं कर पा रही थी, अपने फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को उनका जो पैसा है वो वापस नहीं कर पा रही थी, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे थे, लेंडर्स को नहीं दे पा रही थी। तो वो अगर ये क्लॉज नहीं आता तो वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज अभी आईबीसी के अंदर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को फेस कर रही होती। अब चूंकि गवर्नमेंट ने फॉर अ टाइम बीइंग इस जो अमेंडमेंट है या रिफॉर्म है इसको इन्वोक किया है, ऑर्डिनेंस को इन्वोक किया और कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के लिए ये सारे जो क्लॉज हैं वो सस्पेंड रहेंगे, जिससे कि भी चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हों चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हों, वो इंसॉल्वेंसी ट्रिगर ना कर पाएँ किसी भी कंपनी के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द
लोन डिफ़ॉल्ट कि भाई अब लोन नहीं दे पाए, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो गए। और उसका सिर्फ रीज़न क्या था, कोविड-19। क्यों कोविड-19 में इकोनॉमिक लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से हमारी इनकम नहीं हुई, कंपनी की इनकम नहीं हुई, और कंपनी जो है वो अपने लोन का रीपेमेंट या अपने क्रेडिट का रीपेमेंट नहीं कर पाई। तो इस ये तो ठीक है, अभी अगर आप इसको वन हैंड देखें तो ये आपको लगेगा कि ओके गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनका कोविड-19 की वजह से बिजनेस ठप हो गया था। तो अगर आप इस बिकॉज ऑफ द कोविड-19 आप उनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में ले जाएंगे और उनके अगेंस्ट जो है वो इंसॉल्वेंसी ट्रिगर कर देंगे, तो ये तो बहुत अनएथिकल चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका दूसरा साइड देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने, अगर हम बात करें किसी भी, अगर हम आईबीसी में दो तरह के क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। इनको ऐसे भी कह सकते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो तो ठीक है, चलो ठीक है, आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिनका कोई कोलेट्रल है, उन्होंने कोलेट्रल के बाद लोन दिया है कंपनी को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो हमारे होते हैं, जिन्होंने कोई कोलेट्रल नहीं रखा होता है, कंपनी को ऐसे ही लोन दिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, तो ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। अब इन्होंने कंपनी को लोन दिया था, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे वो बैंक्स हो, अगर बैंक्स भी लोन देते हैं कंपनी को, अगर अब वो कंपनी उसको पे नहीं कर रही है, हो सकता है कुछ ऐसे लेंडर्स या अगर हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बात करें, उन्होंने कंपनी, किसी छोटी कंपनी को लोन दिया और या कुछ ऐसा सामान दिया, ऑपरेशनल क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल है, ऐसा कोई सामान इशू कर दिया क्रेडिट पे, इंडस्ट्री में बहुत क्रेडिट पे काम होता है। अब वो कंपनी ना उनको क्रेडिट वापस कर रही है और ना ही जो कंपनी बी है जिसने एक्चुअली क्रेडिट दिया है, ऑपरेशनल क्रेडिट दिया है कंपनी ए को, तो उसकी भी तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, क्योंकि उसने जो लेंड किया था वो उसको वापस नहीं मिल रहा, उसकी इनकम जनरेट नहीं हो रही, उसको लॉस हो रहा है। आपने कंपनी ए को तो सिक्योर कर दिया कि आप उसको इंसॉल्वेंसी ट्रिगर नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट बीइंग ऑपरेशनल क्रेडिटर्स 1 साल के लिए, क्योंकि इस समय सिचुएशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन उस कंपनी का क्या जिसने उस पर्टिकुलर कंपनी को लोन दिया था, कंपनी ए को लोन दिया था, उसका क्या, उसकी भी तो फाइनेंशियल कंडीशन बेकार हो रही है या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस उस पर भी तो जनरेट हो रहा है। उसने लोन दिया था फॉर इनकम जनरेशन, उसने लोन दिया था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब उसने जो लोन दे दिया, अब उसको लोन वापस नहीं मिल रहा है, अब वो कंपनी उससे आप अपना लोन वापस लेने के लिए कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, तो इससे आपकी उस पर्टिकुलर जो दूसरी कंपनी है उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, उस पर भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इससे जो सेकंड सेक्टर है, जो सेकंड कंपनी है, वो भी अफेक्ट हो रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अदर कंपनीज है, जो बेसिकली जो हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, वो दूसरे मीडियम यूज़ कर रहे हैं अपने डेट को रिकवर करने के लिए, अपने क्रेडिट को रिकवर करने के लिए। इंडिया में जो आईबीसी बना था, आईबीसी बेसिकली रिकवरी का टूल नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो लिखा है, वाइल द आईबीसी वॉज नॉट मेंट टू बी द रिकवरी टूल बट अ वे टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी। आईबीसी रिकवरी के लिए नहीं बना था। अगर आप बात करें तो रिकवरी के लिए इंडिया में बहुत सारे डेट ट्रिब्यूनल्स थी, सरफासाई एक्ट था, जिससे आप बेसिकली अपना जो डेट रिकवरी कर सकते थे। लेकिन अब इसको क्योंकि इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए ये जो लॉ था या जो ये कोड था वो लाया गया था, जिससे कि जो हमारे जो क्रेडिटर्स होते थे किसी कंपनी के, अगर वो कंपनी में उनका स्टेक है और वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, उनको पता है कि कंपनी नहीं चलने वाली, तो वो अपने राइट को इंश्योर कर सके और मैक्सिमम जो है वो अपनी सेटलमेंट्स कर सके, अपने ड्यूज़ का सेटलमेंट कर सके लार्ज अमाउंट पे। कई आईबीसी का पर्पस होता है कि बहुत जल्दी, कई बार कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती थी, लेकिन उनकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस, रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन की प्रोसेस इतनी लॉन्ग चलती थी कि जो उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते थे, जो उसके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते थे, उनको बहुत 3 साल 4 साल 5 साल, तो बेसिकली उस प्रोसेस को रिजॉल्व करने के लिए, उस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए आईबीसी लाया गया था। आईबीसी वाज नॉट द रिकवरी टूल, इट वाज नॉट अ रिकवरी टूल कि आप अपने रिकवर करने के लिए आप किसी भी कंपनी को ले जाकर के उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी ट्रिगर कर दें, नहीं, देयर आर सर्टेन क्लॉज, और उस क्लॉज के बाद ही आप किसी कंपनी के अगेंस्ट जो है वो आप जो है वो इंसॉल्वेंसी का जो केस है वो ट्रिगर कर सकते हैं। और उन्हीं क्लॉज को गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया या टफर कर दिया, 1 लाख से 1 करोड़ बना दिया है वो, 1 साल का टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया है। तो अब जो है वो क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे लेंडर्स हैं, वो कंपेल हो गए हैं अदर एक्ट्स को या अदर प्रोविजंस को यूज करने के लिए इन ऑर्डर टू रिकवर देयर ड्यूज, क्योंकि उनको भी अपना ड्यूज रिकवर करना है। लेंडर्स ने जो क्रेडिट दिया था, अगर उनको क्रेडिट वापस नहीं मिल रहा है, उससे उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो रही है। तो उससे बचने के लिए जो लेंडर्स हैं, दे आर यूजिंग सिक्योरिटाइज
यूटिलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफासाई एक्ट बोलते हैं इसको यूज कर रहे हैं. लीविंग आउट द ऑप्शंस ऑफ रिजोल्यूशन ऑटोमेटिकली ओपन्स द डोर फॉर रिकवरी एंड दिस कुड बी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द ब्लैंकेट सस्पेंशन ऑफ आईबीसी. लाया तो बहुत अच्छे इंटेंशंस से था गवर्नमेंट ने आईबीसी में चेंज, बट इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. अ बाइंडिंग फ्रेमवर्क और रिजोल्यूशन आउटसाइड द आईबीसी हैज़ फाउंड वेरी लिटिल सक्सेस. अगर हम देखेंगे, अगर ये सरफासाई एक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप डेट ट्रिब्यूनल्स को यूज़ कर रहे हैं, सिविल रिकवरी यूज़ कर रहे हैं, आप आर्बिट्रेशन प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग को यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अदर जो मैथड्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा देखा गया था कि ये सारे मैथड्स उतने एफिशिएंट नहीं थे जितना कि आईबीसी था. अ बाइंडिंग फ्रेमवर्क ऑफ रिजोल्यूशन आउटसाइड द आईबीसी हैज़ फाउंड वेरी लिटिल सक्सेस. ये सरफासाई हो गए, जो थे आर्बिट्रेशन प्रोसेस, जैसे सब अदर टूल्स थे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे. माइंडेड स्टूडेंट, मैंने आपको एक बार और बताया था कि इस आईबीसी कोड की वजह से ही इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई थी. क्योंकि बहुत इंडिया में क्या होता था कि कंपनीज ने लोन लिया और इंसॉल्वेंसी ट्रिगर हो गई है, वो सालों तक इंसॉल्वेंसी चल रही है, क्रेडिटर्स जो हैं वो कोर्ट जा रहे हैं, हेयरिंग हो रही है, डेट पे डेट मिल रही है, कोई फिक्स टाइम नहीं है. तो उससे क्या होता था, मैक्सिमम टाइम जो इन्वेस्टर्स होते थे, लेंडर्स होते थे, वो थोड़ा सा फेयरफुल होते थे या रिस्ट्रिक्ट होते थे किसी भी कंपनी को लेंड करने में. बट चूंकि आईबीसी आ गया था, जिससे कि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो जल्दी स्पीड अप रिजोल्यूशन प्रोसेस हो गई थी, जिससे कि जो बेसिकली कंपनीज थी उनको लोन या क्रेडिट की अवेलेबिलिटी भी उनकी बढ़ गई थी. तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट था. इसी वजह से इंडिया की जो रैंकिंग थी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इंप्रूव हुई थी. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो जितनी भी प्राइवेट पार्टीज और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ यूज़ करेंगे अपने क्रेडिट को वापस लेने के लिए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है अगर उनको उस पर लोन उनका वापस नहीं मिला. अगर हम देखें स्टेटस ऑफ केसेस, तो एडमिट इतने हुए हैं और अपील्ड इतने हुए हैं, विदड्रॉन जो हुए वो इतने हुए हैं, और जो एक्चुअली लिक्विडेट हुई है जितनी कंपनी वो 91 हुई है, जो अप्रूव्ड हो गए हैं वो करीब 221 केसेस अप्रूव हुए. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4. ब्रीचिंग डेफिसिट एक्सेप्टेबल बट फिस्कल रोड मैप नेसेसरी. सिंह. एनके सिंह कौन है? एनके सिंह हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है. उन्होंने कहा है इट इज़ ओके, गवर्नमेंट ने अगर कोविड-19 की सिचुएशन में अपने FRBM एक्ट के लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया है, इट इज़ ओके, और इट वाज नेसेसरी स्टेप दैट गवर्नमेंट शुड हैव बीन टेकन. बट जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी डेफिसिट कर रहे हैं, उसको आप यूज़ करेंगे विथ प्रॉपर फाइनेंशियल प्रूडेंस. ऐसा नहीं है कि आप उसको जो उसका यूजेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो. इट शुड इंक्रीज द फोकस ऑन रूरल एरियाज इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, सिंस माइग्रेंट वर्क हेडिंग बैक टू देयर विलेजेस इन ड्रोव्स. ऐसा कहना है एनके सिंह का कि ठीक है, बट आप जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर रखेंगे. हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को भी एस्केप क्लॉज के तहत जो है वो अपना जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है उसको ब्रीच करने का गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो किसी अमेंडमेंट की जरूरत थी नहीं, तो उसने ऑलरेडी वो ब्रीच कर सकती है अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट, जो कि कितना था इस बार 3.5% था. तो एनके सिंह का ये कहना है कि आप ब्रीच कर लीजिए, दैट इज ओके, बट फिजिकल सस्टेनेबिलिटी शुड ऑल्सो बी केप्ट इनटू माइंड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो फाइनेंस जो आप बोरो कर रहे हैं, जो फंड ऑफ बोरो कर रहे हैं, उसका आप यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना करें, वो सस्टेनेबल ना हो. बेसिकली हम FRBM एक्ट की बात करें तो FRBM एक्ट जो है वो उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं. कौन से ऑब्जेक्टिव? फाइनेंशियल प्रूडेंस, मतलब गवर्नमेंट को फाइनेंशियली प्रूडेंट करना, कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पैसे को या जो अपना मनी है, जो रिवेन्यू है, उसको प्रॉपरली खर्च करे और कम से कम बोरो करे या उसका फिजिकल डेफिसिट को जो है वो कम करे. ठीक है. दूसरा, इंटरजनरेशनल इक्विटी. इसमें क्या होता है कि आज का गवर्नमेंट का बोरोइंग आने वाली गवर्नमेंट की बोरोइंग्स या उसके प्लान से फिजिकल प्लान्स को या उसके फिजिकल कंसोलिडेशन को, फिजिकल प्रूडेंस को अफेक्ट ना करे, या उसके पास फाइनेंस अवेलेबिलिटी को अफेक्ट ना करे. ऐसा ना हो कि अभी आज के टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो इतना लोन ले ले, लॉन्ग टर्म लोन, इतने बॉन्ड्स इशू करके इतना लोन ले ले कि अगली बार अगर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो बीजेपी का लोन उसको पे करना पड़े और उसके पास जो फाइनेंस अवेलेबिलिटी है वो कम हो. तो इन दोनों को इंश्योर करना ही FRBM में
बेसिकली आता है। अगर हम बहुत डिटेल में ना तो एक फिजिकल डेफिसिट होता है और रिवेन्यू डेफिसिट, दोनों को ही डील करना है इसमें। फिजिकल डेफिसिट जो है वो जो टारगेट रखा जाता है वो 3% का रखा गया था। हालांकि 2008 के बाद जो हमारा रिसेशन आया था इंडिया में, उसके बाद इस जो टारगेट को पोस्टपोन कर दिया गया। फिलहाल के लिए टारगेट कब का हो गया, 2023 का। मतलब अब 23 में टारगेट अचीव होगा 3% फिजिकल डेफिसिट। जो 3% फिजिकल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग्स जो है वो अपने जीडीपी के लेस देन 3% रखना होता है, और रिवेन्यू डेफिसिट को 0। तो ये जो दो टारगेट हैं ये 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और एनके सिंह का ये कहना है कि ठीक है, आपने पोस्टपोन कर दिया, फिजिकल डेफिसिट की जो ब्रीच थी वो बढ़ा दी, एस्केप क्लॉज में जो उनकी लिमिट थी वो बढ़ा दी है, दैट इज़ ओके, बट स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द कमिटमेंट्स दैट दे हैव टू मेंटेन द फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। और जो भी एक्सपेंडिचर हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रिवेन्यू हालांकि अभी सिचुएशन ये है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वर्कर्स में जो हमारे हेल्थ इसेंशियल्स कमोडिटीज़ हैं या जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। बट एनके सिंह का ये कहना है कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो, जिससे कि जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है वो बना रहे। फॉर सेंटर एंड अमेंडमेंट मे नॉट बी रिक्वायर, ऑल दैट हैज़ टू बी डन एट अ सम स्टेज इज द फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट रोड मैप टू गेट बैक टू द सस्टेनेबल फिजिकल पाथ। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इस बार अपना फिजिकल डेफिसिट टारगेट बढ़ा लिया है तो अब आगे आने वाले हर टाइम में आप अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ा लें। आपको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना है और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल फिजिकल पाथ अडॉप्ट करना है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में आपको अपना फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ एडिशनल फिजिकल प्रेशर ड्यू टू पैंडेमिक एंड एक्स्ट्रा बोरोइंग। वी आर जस्ट 2 months into 2021 फाइनेंशियल ईयर। हालांकि कितना बोरो होगा ये भी अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी इस फाइनेंशियल ईयर के 2 ही महीने निकले हैं और पैंडेमिक की सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ेगी इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट बढ़ाया है वो तो ठीक है, बट एक्चुअल में कितना फिजिकल डेफिसिट होगा, हो सकता है उस टारगेट से कम भी हो सकता है उस टारगेट से ज़्यादा हो। तो ये अभी प्रेडिक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हालांकि बस इनका इतना कहना है कि फिजिकल डिसिप्लिन नीड्स टू बी मेंटेन, सस्टेनेबल फिजिकल पाथ नीड टू बी डेवलप इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द ब्रीच्ड फिजिकल डेफिसिट टारगेट शुड इंश्योर द सस्टेनेबल फिजिकल डिसिप्लिन इन द कंट्री। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 1। सेबी लेंस ऑन AIFs फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, मॉरिशस से आने वाला प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड को जो RBI है उसने सस्पेंड कर दिया, उसने मना कर दिया कि भाई ये जो मॉरिशस से आ रहा है पैसा, जो हमारा फंड्स आ रहा है प्राइवेट इक्विटी के फॉर्म में या वेंचर कैपिटल के फॉर्म में, इसको नहीं आने देना है। गवर्नमेंट ने, RBI ने उसको रोक दिया, उस एप्लीकेशन को क्वैश कर दिया। क्यों RBI ने मॉरिशस से आने वाला इन्वेस्टमेंट होल्ड कर दिया? मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि वो किस, आप मुझे बताएंगे किस पर्टिकुलर चीज़ में वो ब्लैक लिस्ट में आता है, वो कौन सा टर्म्स ऑफ कौन सा इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जिसमें मॉरिशस जो है वो ग्रे लिस्ट में आता है। पाकिस्तान की भी मैंने आपको बात बताई तो मुझे बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जिसने मॉरिशस को ग्रे लिस्ट में कर रखा है, जिसकी वजह से RBI ने मॉरिशस से आने वाला प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल दोनों को ही होल्ड कर दिया है। अब जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें, अब गवर्नमेंट का, अब जो SBI है बेसिकली सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उन पर ध्यान रखना, चाहे वो इनफ्लो वाले इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो आउटफ्लो वाले इन्वेस्टमेंट हो। RBI के बाद अब सेबी ने जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी हमारे बेसिकली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कर रहे हैं, कहाँ पर? मॉरिशस में, सिंगापुर में और हांगकांग पे, उन सभी पर RBI ने कुछ रेगुलेशंस लगा दिए हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने RBI जा रही है। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैज़ इवन टर्न डाउन द एप्लीकेशन प्रपोजिंग टू मेक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द इंडिया। मतलब मॉरिशस, सिंगापुर और हांगकांग में इंडिया से जो भी पैसा लगने वाला है बाई AIFs, उन सबको फिलहाल के लिए SBI, जो हमारी सेबी जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उसने रोक दिया है। सोर्सेज सेट AIFs ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर सम वेल्थ मैनेजर्स, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि एक्चुअली इन्वेस्ट करने जा रही थी मॉरिशस, सिंगापुर और हांगकांग में। तो
और इसमें कौन से अपने प्रोविजन को या कौन सी पावर को यूज़ किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो पावर है सेबी ने उस पावर को इन्वोक करते हुए यूज़ करते हुए वो AIF जो इन्वेस्ट कर रही थी मॉरिशस, सिंगापुर या हांगकांग में इन्वेस्ट करने जा रही थी, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी ज्वाइंट वेंचर हो या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, उसको फिलहाल के लिए सेबी ने रोक दिया है। द रेगुलेटर इज एक्सरसाइजिंग कॉशंस ओवर न्यू इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन एंड ऑल्सो अंडरटेकिंग एक्सटेंसिव बैकग्राउंड चेक्स ऑफ स्पॉन्सर्ड एंड फंड मैनेजर। अब इनका बैकग्राउंड ओनरशिप चेकिंग भी हो रही है, रियल ओनरशिप चेकिंग भी हो रही है कि कौन एक्चुअली ओनर है उस फंड का, बेनिफिशियरी कौन है, कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा है। The regulator wants to ensure that overseas investment made by AIF, which include hedge funds, venture capital funds, are not indulging in round tripping or prohibited activities। ऐसा तो नहीं है कि मॉरिशस या सिंगापुर यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो इनमें जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया से जा रहा है वो राउंड ट्रिपिंग तो नहीं है। राउंड ट्रिपिंग मतलब मॉरिशस का ब्लैक मनी पहले इंडिया में आया, इंडिया से जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस से मॉरिशस में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट वाइट मनी। पहले क्या मॉरिशस का इलीगल मनी इंडिया में आया, इंडिया से हवाला भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, और इंडिया से अब उसको वाइट करने के लिए वापस से मॉरिशस में या हांगकांग में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, ऐसा तो नहीं फाइनेंशियल जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है या जो हमारे अदर चीज़ें जो कि हमारे उस पर्टिकुलर इंटर गवर्नमेंटल पैनल के में मना थे, उन सबको रोकने के लिए सेबी ने ये डिसीजन लिया है। सेबी हैज़ पुट कैप ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है हेज फर्म्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा इन दीज कंट्रीज, सेबी ने उस पर कैप लगा दिया। और कितनी कैप लगा दी है, 750 मिलियन का कैप लगा दिया है सेबी ने उस पर्टिकुलर हेज और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स पे, जो कि एक्चुअली मॉरिशस, हांगकांग जैसे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने जा रही थी। Entities are also required to submit each proposal for approval। अब इस जो भी आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है इन वेंचर कैपिटलिस्ट को, हेज फर्म्स को, दे हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल। द लिमिट एलोकेटेड मस्ट बी यूटिलाइज विद इन द 6 मंथ। और जितनी भी लिमिट आपको दी गई है इन्वेस्टमेंट करने की, वो उतना इन्वेस्टमेंट आपको विद इन 6 मंथ आपको अप्रूवल के कर देना। ऐसा नहीं कि आपने आज अप्रूवल लिया और आप 2 साल तक 3 साल तक उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो विद इन 6 मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट इफ यू हैव गॉट द अप्रूवल फॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज कंपनीज। और फेमा की कंडीशंस को भी इन्वोक कर दिया गया। एसेट्स मैनेजर और वेल्थ मैनेजर को क्या कंडीशंस हैं, बेसिकली एंटिटी शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर 3 years। अगर आप बीइंग अ वेंचर कैपिटल और हेज फंड्स या वेल्थ मैनेजर और द एसेट मैनेजर आप इन सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जिस भी एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए अंडर फेमा। वो कौन सी कंडीशंस हैं, द एंटिटी शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर 3 months। एंटिटी जो है वो 3 महीने के लिए प्रॉफिटेबल हो, या आप जॉइंट वेंचर्स के थ्रू या होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू जा सकते हैं, बट आपको जाने के लिए प्रायर अप्रूवल लेना होगा कंसर्न रेगुलेटर से। ये सब जितने भी, चाहे RBI हो चाहे सेबी हो, ये सारे, और इस ड्यूरेशन में जितने FDI और FFI और वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को लेकर के जितने भी रेगुलेशन लाए जा रहे हैं इस समय, ये सब इंश्योर करने के लिए लाए जा रहे हैं कि कोई भी राउंड ट्रिपिंग ना हो, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ ना हो, टेरर फाइनेंसिंग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही ये सारे जो है वो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है। अगर हम बात करें क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो हम बेसिकली जो हमारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कैटेगरी 1 में वो सारे फंड्स आते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, सेबी या गवर्नमेंट अदर रेगुलेटर्स प्रमोट करते हैं सोशल वेंचर फंड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो सारे कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में कौन से आते हैं, कैटेगरी 2 में वो आते हैं जो कि किसी भी तरह से, बेसिकली यहाँ पे उल्टा दिया उन्होंने, कैटेगरी 2 में वो आते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं विद द शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, थोड़े से शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए हेजिंग करके वो ट्रेडिंग करते हैं, हेज फंड्स भी उनको बोलते हैं, वो कैटेगरी 2 में आते हैं। और कैटेगरी 3 में सारे आते हैं, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, गवर्नमेंट अप्रूव भी हो सकते हैं, हेजिंग के लिए भी होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, बट ये बेसिकली इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि कैटेगरी 3 में आते हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फॉलो करने। दीज इंक्लूड्स द इक्विटी फंड, डेट फंड, फंड्स ऑफ फंड्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी 1 जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, उनमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। अब देख लेते हैं कुछ अदर न्यूज़ क्लिप्स। व्हाट्सएप वीडियो कॉल फॉर टैक्स एजुकेशन एमिड कोविड।
मुंबई में जीएसटी कमिश्नरेट ने टैक्स जो हेयरिंग्स हो रही हैं, जो टैक्स रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको सुनने के लिए, उनकी हेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल का यूज़ किया है एमिड कोविड-19 सिचुएशन इन ऑर्डर टू फॉलो द सेफ्टी नॉर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है सुनने में, बट ऐसा है जो कि बेसिकली जीएसटी कमिश्नरेट ने यूज़ किया है टैक्स के जितने रिलेटेड केसेस हैं उनको सुनने के लिए। कंटेनर वेसल आइडलिंग एट 1 ईयर हाई, जो इस समय सारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग बंद है, जो हमारा शिपिंग होती है, शिपिंग्स में जो भी ट्रेडिंग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो सब बंद है, जिसकी वजह से जो कंटेनर वेसल्स हैं वो अपने 1 साल के पीरियड में, पिछले लास्ट साल में सबसे ज़्यादा आइडल सिचुएशन में इस समय बैठे हुए हैं। कैंसिलेशन ऑफ सेलिंग शेड्यूल्स इन द कंटेनर सेगमेंट हैज़ टेकन आइडलिंग शिपिंग वेसल्स अक्रॉस द ग्लोब टू 1 ईयर हाई इन में। 1 साल की ड्यूरेशन का सबसे आइडल टाइम ये है। अब आप बोलेंगे इसका क्या लेना देना, इसका लेना देना ये है कि भाई आइडल कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपकी लगी है, आप वो आइडल बैठी, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, अगर मशीनरी में एक बार कंपनी ने कॉस्ट लगा दी, फिक्स कॉस्ट लगा दी, अब अगर वो मशीन यूज़ नहीं हो रही तो आप ये नहीं कह सकते कंपनी यूज़ नहीं हो रही तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस की सिचुएशन में नहीं है, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट, शंक कॉस्ट वो होती है जो कि लग गई और आप उसको यूज़ करें उस पर्टिकुलर एसेट को या ना यूज़ करें, उसकी कॉस्ट हमेशा जाती रहती है। तो ये इस तरह से जो कंटेनर वेसल का जो सेगमेंट है ये आइडल पड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी सेलिंग शेड्यूल्स है वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गए हैं, जिससे कि जो कंपनीज बेसिकली कंटेनर में वेसल्स में इसमें आती हैं, कार्गो में, उनको ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन फेस करनी पड़ी। द हाईएस्ट सेलिंग कैंसिलेशन सिंस कोविड-19 आउटब्रेक वर इन February, registering a spike of 105 cancellation across the Trans-Pacific, Asia, Europe and Mediterranean trades। तो इसकी वजह से जो आइडल पड़े हुए हैं बहुत सारे कंटेनर वेसल्स की कंपनी। अब देख लें आर्टिकल नंबर 3। एयरलाइंस में फ्लाई लो ऑन लिमिटेड ऑपरेशंस। ऐसा बोला जा रहा है कि हालांकि 30% अपनी कैपेसिटी से ऑपरेट करने की परमिशन मिली है, बट जो प्राइस टैग, जो प्राइस स्लैब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, उस प्राइस स्लैब में या उस प्राइसिंग में जो एयरलाइंस हैं दे कैन जनरेट एनफ एंड डिसेंट प्रॉफिट, जिसकी वजह से उनके स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिवली मूव करेंगे। ऐसा एक्सपर्ट अज्यूम कर रहे हैं कि जो एयरलाइंस के स्टॉक हैं अब वो मूव करना शुरू करेंगे, जो कि भी कंटिन्यूअसली गिर रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो पर शेयर जो अर्निंग होगी वो 20% तक पहुंचेगी, ऐसा कहा गया। कुछ एयरलाइंस के केसेस में कुछ के एग्जाम्पल लिए गए हैं, इसमें आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंडिगो का एग्जाम्पल लिया गया कि जो पर शेयर अर्निंग है वो 20% तक इंक्रीज हो जाएगी। सारा जो प्राइस डिक्लासिफिकेशन किया है उसमें कि कितना प्राइस है, कितना टैक्स है, क्या गवर्नमेंट को देना है, सारा करने के बाद 20% अर्निंग जो पर शेयर आएगी। तो ऐसा सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहा है मार्केट में कि हो सकता है कि अभी नहीं बट पॉजिटिव रिएक्ट करेगी इस पर स्टॉक मार्केट, और सेंसेक्स और निफ्टी जो है इस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, जिससे कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें एविएशन इंडस्ट्री जो स्टॉक्स हैं उनको बढ़ते हुए देखा जा सकता है। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडस्ट्री रेड फ्लैग सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जिसमें इंसॉल्वेंसी प्रोसेस क्या होती है, आईबीसी क्या होती है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्या लिमिट है, कितने % जो है वो क्रेडिटर्स का एक्सेप्टेंस होना चाहिए अगर किसी भी कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी ट्रिगर करनी है। ऐसा तो नहीं कि एक क्रेडिटर को लगा तो वो गया और उसने इंसॉल्वेंसी ट्रिगर कर दी, ऐसा नहीं होता। सर्टेन परसेंटेज इज फिक्स्ड। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे, पेंट अप। पेंट अप मतलब रोका हुआ, रिस्ट्रेन, बोलते हैं ना इसको, डिप्रेस, सस्पेंड किया हुआ। जनरली डिमांड के सिचुएशन में यूज़ होता है, डिमांड के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, जैसे बोलते हैं पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड जो बहुत टाइम से दबी हुई थी, रुकी हुई थी, बट वो सडनली बूस्ट करने वाली है। किसके कंटेक्स्ट में हमने यूज़ किया? एविएशन के कंटेक्स्ट में यूज़ किया। तो आज के डिस्कशन में इतना ही स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।